जीआई कैंसर या कैंसर्स की हम बात करें तो कैंसर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें सिम्टम्स शायद लास्ट स्टेज पे ही पता चलते हैं। हीमोग्लोबिन है। अब ओके, हीमोग्लोबिन हर आदमी को पता होना चाहिए अपना हीमोग्लोबिन है क्या। जैसे इसोफेगल कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ओके। गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सब टॉप 10 में आते हैं। बट सर रिमूवल को लेके बहुत सारा हाँ, डर तो है। रिमूवल करने के बाद जो डर है वो यही है कि लोगों को हाँ, लगता है कि ये नॉर्मल ऑर्गन निकाल दिया, हाँ, बट एक्चुअली में वो गॉल ब्लैडर वर्क नहीं कर रहा है, वो अगर रहा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन है, करेगा। rather than removing is a big solution। बिकॉज बीमारी तो ठीक हो जाएगी, बट अगर पेशेंट अनहेल्दी रहा तो वो नेक्स्ट बीमारी लेकर आ जाएगा, राइट। बार बार आएगा। तो उसको ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें सही डायरेक्शन देना होता है। नमस्कार, I Sapna Jain welcome you to the Healthy You podcast from CK Birla Hospital जयपुर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा एपिसोड है दैट इज अराउंड जीआई हेल्थ, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सौरभ कालिया। सौरभ sir is a leading GI surgeon in the city and he has years of experience in this field in dealing complicated cases related to GI surgery. Apart from that, sir एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी है and with that same sportsmanship he plays in the field and in the OT, taking his team as in all his complicated cases or all his procedures. So, sir, thank you for coming to us in this podcast Thank you. from Thank your hectic schedule. Sir, before we start, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी you as a surgeon, if you can just explain us about you. I belong to Jaipur. I have studied, my schooling is in like from Jaipur, and I did my training from first MBBS from Ajmer, then Okay. SMS, MS surgery, then I did laparoscopic fellowship in South India, then did my MCH in GI surgery from PGI Chandigarh. Then after that I joined private practice. Since last 13 years I've been working in Jaipur. Okay. I've done more than 10,000 cases of different types of GI surgeries, laparoscopic surgeries, and last 2 years I've been doing robotic surgery. Okay. So We'll that is definitely the talk about with you in robotics. Sir, in your introduction, as I said, you are also a sports person. But what we're seeing is obesity is growing in India too much. मतलब ज्यादातर लोग सर ओबेस हैं, वो ये चीज समझते भी नहीं है. So as a layman sir, हमें लगता है कि obesity is a lifestyle problem. But you as a doctor, as a surgeon, how do you take obesity? Is it a serious medical problem or it is we are taking it casually? Yeah, actually, obesity is growing very fast, and people are not realizing. मतलब हमें पता भी नहीं चलता हम कब मोटे हो जाते हैं। तो हाँ. मोटापा WHO ने एक डिजीज क्लासिफाई किया है, बिकॉज Okay. कि मोटापा इटसेल्फ क्रॉनिक डिजीज है, मतलब वो एक लंबे चलती हुई डिजीज है, उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। Okay. और कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो कब आ जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि वो साइलेंट किलर है। जैसे Okay. उसकी प्रॉब्लम साथ में चलती रही, जैसे किसी को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो डायबिटीज पता कैसे चलेगी, बहुत लेट। बीपी बहुत लेट पता लगेगा, बिकॉज उसके कोई सिम्टम नहीं होते। हाँ. तो ओबेसिटी इटसेल्फ एक बीमारी है, और उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो पेट, क्योंकि मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ, तो मेरे पास पेट की बीमारियों के पेशेंट्स आते हैं। जी. तो उनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक ओबेसिटी से जुड़ी हुई हैं। जैसे कई कैंसर्स, जीआई कैंसर्स ओबेसिटी से रिलेटेड हैं। Okay. कई बीमारियां जैसे फैटी लिवर, किसी के सिरोसिस है, किसी के गॉल स्टोन है, किसी को रिफ्लक्स है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वो डाइट और लाइफस्टाइल और ओबेसिटी साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं जब पेशेंट को देखता हूँ तो मैं ओवरऑल पेशेंट को देखता हूँ कि उनकी बीमारी कब से है, क्या है, वो तो हम डायग्नोस करते ही हैं, जी सर. बट उनको हम हेल्दी रहना भी सिखाते हैं कि भाई आप कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कैसे आप हेल्दी हो सकते हैं। तो उसमें पेशेंट को डाइट काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ओबेसिटी उसका, मतलब हम चाहते हैं कि वजन कम हो पेशेंट का और हेल्दी वेट पे आए, तो हम उनको डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर भी काउंसिल करते हैं। बिकॉज बीमारी तो ठीक हो जाएगी, बट अगर पेशेंट अनहेल्दी रहा तो वो नेक्स्ट बीमारी लेकर आ जाएगा, बार बार आएगा। तो उसको ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें सही डायरेक्शन देना होता है। तो ओबेसिटी उसका एक मेजर पार्ट है जो लोग बात नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि हम उन पे वेट पे कमेंट करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। राइट सर, ये है। जबकि ऐसा नहीं है। पेशेंट को हमें समझाना चाहिए कि आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा क्यों है ये हम पता करें, और वो कैसे उसको कम करें। क्योंकि ओबेसिटी के लिए भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, पेशेंट को समझाकर कि भाई आपको वेट कितना कम करना है, कैसे कम करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डाइटिंग करो, राइट सर, या फिर एकदम कोई
कोई दवाई ऐसी है जो एकदम वजन कम कर देगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी मॉडलिटीज हैं जिससे हम वेट के लिए टारगेट करते हैं। तो पेशेंट को पहले बीमारी तो हम समझाते ही हैं, जैसे समझ लीजिए हर्निया करके पेशेंट आया और वो बहुत मोटा है, तो हम उसको बोलेंगे कि हर्निया का तो ऑपरेशन होगा आपका, क्योंकि आपके हर्निया है उसमें जाली लगती है, मेश लगती है। बट अगर आपने वजन कम नहीं करा तो हर्निया रिकरेंस हो सकती है इवन आफ्टर मेश, है ना। और दूसरी और प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑपरेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ऑपरेशन में जब फैट ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा जगह बनाने में दिक्कत आती है, ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। और पेशेंट के जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मोटापा तो है ही, इनके और भी बीमारियां निकल आती हैं। तो जब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेते हैं, हमें पता चलता है कि इनके तो और भी बीमारियां, तो पहले उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमें ओवरऑल पेशेंट को एक पूरा हेल्थ की तरह पूरा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ बीमारी, हमारी बीमारी ठीक करनी नहीं करनी है, ओवरऑल पेशेंट को ठीक करना है हमें। तो उसमें एक उसको हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाना पड़ता है। सर अभी आपने कहा जैसे ना रूटीन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, लोग जैसे गैस की प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग, पीपल टेक इट वेरी कॉमन कि हाँ ये हो ही रहा है, मेरा सिटिंग जॉब है या मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट एज अ एक्सपर्ट व्हाट डू यू फील कि व्हेन दे ये सब चीजें कब रेड फ्लैग में कन्वर्ट हो जाती हैं कि ये एक कोई बड़ी बीमारी का संकेत है, और हमें कब इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको? तो ये भी एक ऐसी चीज है जो पेशेंट खुद ही अपने लेवल पे मैनेज करते रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगी, लोग देसी दवाई लेकर अपने लेवल पे मैनेज करते रहते हैं। तो हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत टाइम से हो रहा है, ठीक भी हो जाता है, वापस हो जाता है, दवाई से रिलीफ भी मिलता है, लोकल हम केमिस्ट से ले लेते हैं, लोकल डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर वापस हो जाता है। तो हम पहली चीज वापस उनसे यही पूछते हैं कि भाई ये कोई सीरियस बीमारी है कि नहीं है, इसको कैसे हम देखते हैं। तो हम उनको क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई आपका जैसे वेट कैसा है। अगर आपका वेट स्टेबल है, वेट कम नहीं हो रहा, वेट लॉस होना एक डेंजर साइन माना जाता है। क्योंकि वेट लॉस हो रहा है दैट मीन्स कि पेशेंट की डाइट कम हो गई है, खाना कम खा रहा है वो रियल में। क्योंकि पेशेंट जनरली ऐसे बहुत कॉमन बोलते हैं कि हमारा खाना पाचन नहीं हो रहा। तो अब खाना पच नहीं रहा और वजन बढ़ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पच नहीं रहा तो मतलब वजन कम होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो गैस बन रही है वो खाना पच नहीं रहा है, बट उनका वजन तो बढ़ ही रहा है ना। तो फिर वो एक्चुअल में वो डाइट उनकी अब नॉर्मल है, मतलब कुछ डाइट में चेंज करने से वो खाना पाचन को सेटल कर सकते हैं। कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई तरीके से जिस तरीके से वो खाना खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जैसे बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं, एकदम ज्यादा खा लेते हैं, कभी बाहर का खा लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा ऑयली खा लेते हैं। तो हम उनको ये काउंसिल तो करते ही हैं, फिर हम मेडिसिन बताते हैं। बट हम इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन से पेशेंट सीरियस हो सकते हैं। तो हमें लगे कि भाई पेशेंट अनीमिक है, रियली में जैसे किसी की वजन कम हुआ है, भूख कम हुई है, किसी के मोशन में ब्लड आया, जिसके ब्लीडिंग हुई है, तो ऑब्वियसली कोई रीजन मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ऐसी कोई किसी की जॉन्डिस हुआ है ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिर कई लोग होते हैं कि खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, अटक रहा है ना। फिर कई लोग सिम्टम देते हैं कि उल्टियां हो रही हैं, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर सिर्फ गैस और कॉन्स्टिपेशन है तो हम सबसे पहले तो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन रेलिवेंट उससे जुड़ी हुई करवाते हैं। अगर हमें लगता है कि नॉर्मल है तो हम मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस देकर, डाइट चेंजेस देकर उनको भेजते हैं और वापस बुलाते हैं कुछ टाइम बाद कि वो रिलीव हो गए हैं कि नहीं। और ज्यादातर जो रिलीव हो जाते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिनको प्रॉब्लम बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा निकल के आता है जिसका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, तो फिर हमें कोई सीरियस बीमारी पकड़ में आ सकती है। तो बेसिकली सर व्हाट पीपल नाउअडेज जो मिस्टेक करते हैं कि थोड़ी बहुत होती है, वो गूगल सर्च या सर्च ऑप्शन में जाते हैं, दे टेक द सॉल्यूशन। बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगर मिस्टेक व्हाट वी डू इज कि हम एक्सपर्ट की जगह हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके उसको चेक कर लेते हैं, खुद ही हमारे डॉक्टर्स बन जाते हैं, एंड वी लैंड अप इनटू द मेस। सर अनदर क्वेश्चन विच लोग सर्च भी करते हैं बहुत कि गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। ये इतना कॉमन होते हुए भी लोग इसको अभी भी इतना लाइटली लेते हैं। एंड द मोस्ट डेंजरस या फियरस पार्ट उनमें ये होता है कि अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा दी तो शरीर का एक हिस्सा निकल गया, लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो इस पे सर आप थोड़ा फैक्ट्स हमें बताइए। हाँ, तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बढ़ रही है। इसका बहुत मल्टीपल फैक्टर्स से रिलेटेड है कि डाइट, मतलब हमारी जो डाइट चेंज हुई है, कुछ हमारा वजन जैसे बढ़ रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है,
कुछ फीमेल्स में हार्मोन रिलेटेड होता है, ओके ठीक है, एंड पोल्यूशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे कंटामिनेंट्स हैं फूड में या पानी में जो हमारे गॉल स्टोन बनाते हैं। तो गॉल स्टोन्स बनते क्यों हैं? क्योंकि जो बाइल जो लिवर सिक्रीट कर रहा है वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं जो लिवर बॉडी में डालना चाहता है, एक्सक्रीट करना चाहता है, या बॉडी डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए वो एक्सक्रीट करता है कि भाई आप बाइल में आए। पर गॉल ब्लैडर क्या स्टोरेज ऑर्गन है, ओके तो वो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर रखता है। तो जैसे ही अगर स्टोरेज पड़े पड़े वो बाइल गाढ़ा होता जाए और वो स्टोन बन जाए, मतलब वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और वो चिपक चिपक के स्टोन बना देते हैं। तो ये कई कारण से हो सकता है, या तो गाढ़ा बाइल हो या गॉल ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, ओके गॉल ब्लैडर निकाल नहीं पा रहा बाइल को पूरा, तो बाइल पड़ा पड़ा सूख कर स्टोन बना स्टोन सकता है। क्रिएट करता है। तो स्टोन क्या है कि असिम्प्टोमेटिक, मेजोरिटी असिम्प्टोमेटिक पड़े रहते हैं, कई लोगों को दर्द ही नहीं करते, ओके गलती से मिलते हैं किसी अल्ट्रासाउंड में। बाकी और स्टोन का कोई और टेस्ट नहीं है खास, एक्सेप्ट कि बेसिक अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है सब, और कोई ऊपर से देखकर नहीं बता सकता कि भाई अंदर स्टोन हो सकते हैं। तो पेशेंट को अगर पेन होता है, जो कि पेन राइट अपर अब्डोमेन में, ऊपर नाभि के ऊपर और राइट साइड में कंधे की तरफ जा रहा है या बैक की तरफ जाता है, और ये खाने से रिलेटेड हो, खाने के 1-2 घंटे बाद हो, तो वो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो। तो ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बदहजमी, भारीपन, पेट में गैस बन रही है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कई बार स्टोन निकल आते हैं। तो कुछ सिम्टम्स स्टोन से रिलेटेड भी होते हैं, जो कि डिस्पेप्सिया के, मतलब बदहजमी के, जी और अगर कोई पेन करके आया तो वो तो स्टोन का ही ज्यादातर रीजन होगा कि स्टोन है और पेन हो रहा है, तो फिर वो कारण वही है। तो जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं, दवाई, दर्द की गोली खाती रहे या गैस की खाली पेट के कैप्सूल लेते रहे, तो उनको कई बार कॉम्प्लिकेशन करके आते हैं वो कि भाई स्टोन पेन तो कर रहा था, हमने वेट करा, फिर वो एक दिन इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन फंस जाता है और गॉल ब्लैडर सूज जाता है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर की वजह से वॉमिटिंग, फीवर और मेजर पेन कंटिन्यू रहता है काफी देर तक। तो पेशेंट को इमरजेंसी में आना पड़ता है, बहुत अर्जेंट आना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत बड़े बड़े फंसे हुए हैं और काउंट्स बड़े हुए हैं, WBC काउंट्स, और पेशेंट के हो सकता है लिवर में भी कुछ डैमेज हो रहा हो, तो अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। तो उस टाइम पे कई लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, और कई लोगों के स्टोन आगे निकल जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है, किसी के पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। तो जो पेशेंट्स डिले करते हैं मैनेजमेंट या इलाज, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस करके वो फिर आते हैं। और अगर कोई जल्दी आ जाता है तो उनका बहुत इजीली हम गॉल ब्लैडर को निकाल के उसका इलाज है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई पक्का इलाज नहीं है। गॉल ब्लैडर का इलाज, गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज सिर्फ गॉल ब्लैडर रिमूवल है। बट सर रिमूवल को लेके बहुत सारा डर है। रिमूवल करने के बाद जो डर है वो यही है कि लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल ऑर्गन निकाल दिया, बट एक्चुअली में वो गॉल ब्लैडर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम जो जब स्टोन है तब भी आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो पच रहा होता है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर जो बाइल लिवर से जा रहा है पर डे, पर घंटा वो चलता रहता है, तो वो फ्लो से हमारा पाचन एडजस्ट हो जाता है, मतलब वी कैन एडजस्ट आफ्टर सर्जरी, बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि नॉर्मल डाइट के साथ में मेजॉरिटी पीपल को कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप भारी खाना खाओगे तो ऑब्वियसली गैस बनेगी, हाँ। वो नॉर्मल आदमी को भी बन सकती है, जिनको गॉल ब्लैडर नॉर्मल भी है तब भी हो सकता है। वो लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं कि भाई कुछ पार्ट निकल गया जो कि बहुत एसेंशियल था, जबकि ऐसा नहीं है, वो खराब था और वो उसके बिना नॉर्मल लाइफ है। वो खराब पार्ट को रखना ज्यादा डेंजरस है लाइफ को। आई थिंक दैट हम लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है कि वो अगर रहा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, rather than removing is a big solution। सर अभी GI कैंसर्स या कैंसर्स की हम बात करें तो ज्यादातर लोगों को कैंसर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें सिम्टम्स शायद लास्ट स्टेज पे ही पता चलते हैं। एज अ GI सर्जन व्हाट यू वुड लाइक टू एडवाइज अस कि ये अगर ऐसे 3-4 चीजें हैं, ये अगर आपको हो रही है तो यू शुड नॉट इग्नोर। जैसे अभी ब्लोटिंग और आपने ये कहा सर, वहां तो हम मेडिकेशन कर लेते हैं, बाय द टाइम भी हम डिसाइड करें कि डॉक्टर के पास जाएं तब तक तो शायद बहुत लेट हो जाता है। तो एनी टॉप 3 थिंग्स व्हिच यू और पॉइंट्स और टिप्स आप देना चाहेंगे कि अगर ये 3 चीज है तो आप इग्नोर न करें एंड डोंट वेस्ट टाइम। तो कैंसर क्या है कि पेट के बहुत सारे कैंसर्स हैं जो बहुत टॉप 10 में आते हैं, मतलब एटलीस्ट 5 to 6 कैंसर्स हैं। जैसे इसोफेगल कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सब टॉप 10 में आते हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स में दोनों में बहुत कॉमन है। बट ये तब भी हमें ज्यादातर लेट केसेस में प्रेजेंट करते हैं, तो हम कैसे उनको अर्ली डायग्नोज करें, जैसे आपका क्वेश्चन है। तो
कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमें पकड़ने चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन है। अब ओके हीमोग्लोबिन हर आदमी को पता होना चाहिए अपना हीमोग्लोबिन है कितना। ओके तो हीमोग्लोबिन का मतलब है कि आपकी ज्यादातर मेल्स में ब्लड लॉस होता नहीं है, तो उनका हीमोग्लोबिन 14-15 रहना चाहिए। ओके फीमेल्स में, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है उनके एवरी मंथ थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता रहता है, तो उनका थोड़ा हीमोग्लोबिन वैसे भी कम हो कम हो सकता है। सकता है। बट मेल्स में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें सोचना चाहिए कि जीआई ब्लड लॉस है, मतलब कहीं से आंतों में ब्लड लॉस हुआ है, हुआ है। तो हमें चेकअप करना चाहिए। अगर ओके हीमोग्लोबिन कम है तो और चेकअप करना चाहिए। सही है। फिर ओके किसी का अगर वजन कम हो रहा है जो कि प्लान्ड वे में नहीं है, अचानक आपको लगे कि वजन कम होता जा रहा है, राइट तो दैट इज अ डेंजर साइन कि अदर कोई हो सकता है कैंसर हो। ओके ठीक है, भूख कम लग रही है, वो भी एक कैंसर का साइन है। ओके मोशन में ब्लड आना, जैसे मैंने पहले भी बताया था हाँ कि अगर ब्लड कभी आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। काला मोशन भी एक तरीके से ब्लड ही है, ब्लडी है। जो आंतों में ऊपर से लीक होता है वो धीरे धीरे काला हो जाता है आंतों में मोशन में नीचे निकलते वक्त। ओके तो वो एकदम फ्रेश नहीं लगेगा, बट वो डार्क मोशन आएगा एकदम काले रंग का, तो वो भी एक ब्लड का लॉस हो सकता है। ओके तो ऐसे कई और भी साइंस हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को ऐसा न्यू सिम्टम आए जो कि लास्ट कुछ ही महीनों में आया है ओके और वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्या है, कुछ सिम्टम लोगों के सालों से होते हैं, तो वो हम उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते क्योंकि मानते वो हैं। तो पुरानी बीमारी चल रही है। किसी के अचानक कुछ हुआ तो वो हो सकता है कि वो कुछ डेवलप हो रहा है, नया जैसे अचानक इंडिकेशन कॉन्स्टिपेशन किसी को होता है कि जी भाई 2 महीने से मोशन क्लियर नहीं हो रहा, तो मतलब हो सकता है कि कोलोन रेक्टम में कोई कैंसर हो सकता कैंसर है। हो सकता है। किसी को डायरिया हो रहा है बार बार, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वो भी एक साइन है कि भाई समथिंग आंतों में कोई एबनॉर्मल अगर बॉडी के जल्द, साथ हो मतलब रहा है। विद इन फ्यू मंथ्स अगर कुछ हो रहा है अचानक, तो वो एक अपन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसमें। सर आपके साथ बात करते वक्त है ना आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड कि अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन लोगों से ले तो ये इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि सर अब जैसे आपने शुरू में बात किया लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गए हैं इन जीआई सर्जरी एंड रोबोटिक्स आप कर रहे हैं, सो पेशेंट आउटकम में ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? इज इट सेफ एंड इज इट के पेशेंट को जल्दी आराम मिल जाता है इससे? हाँ, तो एक्चुअली सर्जरी जो पहले होती थी वो ओपन सर्जरी होती थी राइट 1989 के पहले। तो ओपन सर्जरी में जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें देखा कि पेशेंट के बहुत बड़े बड़े कट लगाने पड़ते थे, जी ब्लड लॉस ज्यादा होता था, टाइम भी ज्यादा लगता था, अंदर जो हमें दूसरे ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, कोई भी ऑर्गन को हम डील करते हैं तो दूसरी चीजों को हटाना पड़ता है, जी तो वो सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था पोस्ट ऑप में। तो रिकवरी डिले होती थी, ओके पेन होता था, जैसे बड़े कट लगे तो हर्निया होने का चांस, टांकों में इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ ओके जाता था। तो ओपन से धीरे धीरे हमने सोचा कि जो चीज हम दूसरे मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से कर सकें, जैसे अभी भी अगर समझ लो बड़ा कोई ट्यूमर आता है तो हाँ उसको मेरे को ओपन ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसको निकालने के लिए बड़ा कट तो लगाना ही पड़ेगा, राइट राइट सर वो है ही इतना बड़ा। बट अगर कोई चीज ऐसी है जो छोटे चीरे से बाहर आ सकती है, क्योंकि हम ज्यादातर रिसेक्शन करते हैं, निकालते हैं कुछ चीज को, राइट राइट है ना, तो जैसे गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हैं तो उसको हम छोटे चीरे से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कलेप्सिबल है, पिचक राइट जाता हाँ हाँ है ना, मतलब वो एक थैली टाइप है जिसमें अगर हम सक्शन करें तो उसका पित्त निकल जाएगा, तो वो एक छोटा सा छोटे गुब्बारे की तरह हो जाएगा होगा। जो छोटे चीज से बाहर आ जाता है। तो हमें जब लेप्रोस्कोपी का स्टार्ट हुई तो उसके एडवांटेज एकदम क्लियर हो गए कि छोटे चीरे से पेशेंट को कितना फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। तो फायदा ये हुआ कि पेशेंट को पेन कम हुआ, पेशेंट इमीडिएटली उठने बैठने लगा, जल्दी खाना चालू हो गया, जल्दी वो घर चले गया, जल्दी काम पे चले गया। तो ओवरऑल पेशेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी फॉर सर्जरी वो इम्प्रूव हो गई। पहले वो और डिले करते थे, समझ लीजिए कि हाँ वो बैक टू ऑपरेशन वर्क बड़ा होगा तो वो कम से कम महीना भर छुट्टी महीना भर लेंगे, हाँ हो सकता है काम से छोड़ना पड़ जाए, कोई काम ऐसा हो। तो अब ऐसा है कि पेशेंट ऑपरेट करना कराकर इमीडिएटली काम पे कुछ दिनों में जा सकता है। तो रोबोटिक उसी का एक नेक्स्ट लेवल है लेप्रोस्कोपी के बाद। रोबोटिक में ये चीज है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक सेंट्रल मशीन है जो रोबोट है, जी उसके थ्रू हमारे पेशेंट के अंदर जाते हैं। तो रोबोट की फाइन डिसेक्शन में हेल्प करता है, मतलब बारीक काम में बहुत फायदा करता है। करता है। और जो विजन जो हमें मिलता है अंदर, जो पेशेंट के पेट के अंदर जो हम देखते हैं, वो विजन 3D विजन है, और उसमें कोई भी ट्रेमर नहीं है हाथ में, जैसे हाथ हिलता नहीं है, बहुत हाँ स्टेबल और बारीक काम करने के लिए है रोबोट। तो रोबोटिक जब सिस्टम आया तो प्रॉब्लम यही थी कि वो धीरे धीरे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव था, एक ही कंपनी बनाती थी, अब धीरे धीरे रोबोट्स मल्टीपल कंपनीज बना रही हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। तो रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे अब हर जगह पहुंच जाएंगे, और आगे अनदर 10 years में प्रॉब्ली रोबोटिक सर्जरी मोर देन 50% ऑफ हमारी सर्जरी में आ जाएगी। तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, लोग करवा रहे हैं, और अगर इंश्योरेंस के थ्रू भी क्लियरेंस आ रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो एडवांटेज लेप्रोस्कोपी का ही
एडवांटेज है, बट उससे भी बेटर रोबोटिक्स रोबोटिक में है एडवांटेज तो आ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट इज वेरी फास्ट, गया। रिकवरी अच्छी हो रिकवरी बहुत अच्छी जाती हुई है, ब्लड लॉस जैसे आपका, एंड आई थिंक कॉस्मेटिकली भी वो सर सही होता है, बिकॉज कॉस्मेटिकली तो है इतने ही, बड़े बट बड़े मतलब पेशेंट की जो मेन जो डर होता है कि हम ऑपरेशन के बाद कितना रेस्ट करना पड़ेगा, हाँ तो वो अगर हम बोलें कि भाई अगले दिन आप जा सकते हो, कोई पेन नहीं हाँ होगा, तो वो बहुत वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो इस सकता वजह है। से सर लोग डिले भी नहीं करते होंगे ट्रीटमेंट्स को, अदरवाइज हाँ पहले मतलब लोग ट्रीटमेंट्स को डिले अभी करते भी थे। है, बट पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है कि क्योंकि लोगों को दूसरों को देखकर आप सीखते हो कि भाई वहां पर उनने कराया, वो अभी एकदम नॉर्मल लाइफ जी नॉर्मल रहा है, है। तो मैं क्यों नहीं करा लेता। ऐसा होता है, ये दूसरे से आप जो यहाँ से हमारे से ठीक होकर जाते हैं पेशेंट, वो 10 लोगों को और भेजते हैं। सर इन लास्ट व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज टॉप 5 टिप्स जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे फॉर अ हेल्दी गट लाइफ। तो मेरा जो मैं सबको यही बताता हूँ कि आपको डाइट में कुछ प्रोसेस फूड कम करके, मतलब रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, फैट, ये सब कम करके, और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि फल, सब्जी, सलाद, मतलब जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनकी मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हम कम खा रहे हैं ये चीजें। और इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फाइबर और मल्टी विटामिन, मिनरल्स, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स ज्यादा खाएंगे तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा वेट अच्छा रहेगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लोटिंग, गैस भी कम बनेगी, हमारे मेन जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उससे पूरा ओवरऑली बॉडी की रिकवरी बेटर रहती है। कोई पेशेंट मतलब आगे कोई भी और प्रॉब्लम से बच सकते हो आप। तो डाइट फर्स्ट थिंग है, देन आपकी एडिक्शंस अगर कोई हैं, जैसे लोग बहुत कॉमनली अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, तो उसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल आप बंद करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कोई भी बेनिफिट नहीं है उनका। तो हम अगर मिनिमम भी ले रहे हैं तो वो भी अगर आप बंद करोगे तो और अच्छा रहेगा। फिर लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का रोल, तो एक्सरसाइज डेली नहीं, मतलब अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी हाफ एन आवर करें तो वो भी बहुत है, मतलब 150 मिनट्स पर वीक ऑफ गुड एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ कि जिसमें हार्ट रेट बढ़ती है, जैसे रनिंग या तेज ब्रिस्क वॉकिंग, इतनी हमें करनी चाहिए। और रेगुलर चेकअप्स इन टर्म्स ऑफ जो 40 की एज के ऊपर हैं, उनको अपने ब्लड टेस्ट और जनरल वर्कअप कराते रहना चाहिए। ईयरली एक बार चेकअप करा लेंगे, कोई बीमारी ऐसी हो जो पकड़ में नहीं आ रही हो, वो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि इतनी भागदौड़ की दुनिया में हम इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, पर साल में एक बार समझ लो आपको बर्थडे आने वाला है, उस टाइम पे आप अपना ब्लड चेकअप करा लो। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, मेरा शुगर ठीक है, मेरा बीपी ठीक चल रहा है, बेसिक हीमोग्लोबिन कितना है, मेरा लिवर कैसा चल रहा है, अल्ट्रासाउंड में बाकी ऑर्गन सब ठीक है क्या, कोई मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मतलब कोई ऐसी चीज है जो मेरे को ठीक करनी चाहिए। तो आप एक दिन तो अपने लिए निकाल सकते हैं जिसमें आप अपना हेल्थ चेकअप कराओ। दैट इज वेयर हम मिस्टेक करते भी हैं। हाँ, और डॉक्टर से डरना नहीं है। एक्चुअली हमारा रोल ये है कि एजुकेशन फर्स्ट, मतलब आप उनको लोगों को एजुकेट करो। मिथ्स और मिसकंसेप्शन बहुत है, मतलब हर आदमी हेल्थ एडवाइस देने को तैयार है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो हम उनको कितने को टोक सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आप नॉलेजेबल डॉक्टर्स, जो एलोपैथिक हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे आप अगर थोड़ा सा भी काउंसलिंग लेते हो ढंग से, तो वो सब लोग मतलब इंप्रूव ही होंगे हेल्थ में, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। राइट सर, है ना। तो आपको डॉक्टर से बात करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या गलत फहमी है, वो आप दूर करना चाहते हो तो मिलना चाहिए डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर, सौरभ सर, आपने जिस तरह से हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी बहुत सिंपल तरीके से हमें समझाया, एंड द बेस्ट पार्ट की सर आपने हमें टिप्स बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एंड द रेड फ्लैग्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए, which is very very useful to the audience. Thank you so much. Thank you audience. Thank you.